हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस कहानी से संबंधित मैंने कई प्रश्नों को साथ ही साथ उत्तरों को भी तैयार किया है, अतः यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अतः आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं। जी हाँ, भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस श्रृंखला में मेरा पहला प्रश्न है, भाग्य रेखा कहानी हमें क्या संदेश देती है। जी हाँ, आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो आपने कुछ अवश्य ही गौर किया होगा। चलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं। जी हाँ, आप इस प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसे लिखिएगा। भाग्य रेखा भीष्म साहनी जी की एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है। भाग्य रेखा कहानी हमें यह संदेश देती है कि भाग्य रेखा हथेली की अपेक्षा मनुष्य के कर्म में निहित रहती है। मजदूरों की क्रांति ही उन्हें शोषण से बचा सकती है। संगठन, समन्वय और आशान्वित दृष्टिकोण ही भाग्य रेखा का निर्माण काल है। व्यंग्यात्मक लहजे में कहानीकार ने इस अभिव्यक्ति को मार्मिकता दी है। जी हाँ, अब मैं दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भाग्य रेखा कहानी किस सत्य को उद्घाटित करती है। जी हाँ, प्रश्न लगभग एक ही जैसा है, फिर भी मैंने इसे अलग ढंग से बताने का प्रयास किया है। जी हाँ, तो शुरू करता हूं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। भाग्य रेखा भीष्म साहनी जी की एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी दरअसल मैं शैली में लिखी हुई कहानी है। कहानीकार इस कहानी में स्वयं को एक पात्र बनाकर इस कथा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जी हाँ, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार एक बहुत बड़े सत्य को उजागर करने का प्रयास करता है। वह सत्य है, कर्म ही बड़ा है या भाग्य सर्वोपरि है। हमारे सामने प्रस्तुत करता है, कर्म बड़ा है या भाग्य सर्वोपरि है। यह कहानी इसी सत्य को उद्घाटित करती है और अंत में कहानीकार एक घटना के माध्यम से यह सिद्ध कर देता है कि भाग्य तत्व गौण तत्व है, कर्म ही सब कुछ है। जी हाँ, अब मैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, वृद्ध यजमान ने मई दिवस के विषय में ज्योतिषी को क्या बतलाया। जी हाँ, यदि आपने कहानी को पढ़ा होगा तो आपने अवश्य देखा होगा कि वृद्ध यजमान ने मई दिवस के विषय में ज्योतिषी को यह बतलाया कि मई दिवस दरअसल मजदूरों का दिन होता है और इसी दिन मजदूरों पर गोली चली थी। मई दिवस मजदूरों की एकता और ताकत को दर्शाता है। आइए अब मैं इस वीडियो का चौथा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। चौथा प्रश्न है, जुलूस को देखकर यजमान के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। जुलूस को देखकर यजमान सबसे पहले मुस्कुराने लगता है। बूढ़ा मजदूर भाग्य पर विश्वास न कर कर्म पर विश्वास करता था, इसलिए उसे मजदूरों की संघर्ष क्षमता पर पूरा भरोसा था और उसे उन मजदूरों के संगठन पर भी पूरा विश्वास था। दरअसल वह स्वयं भी एक मजदूर था, इसलिए मजदूरों के
जुलूस को देखकर उसमें एक नया जोश, उमंग का संचार होने लगता है और उसकी भावनाओं को चेतना शक्ति प्राप्त होती है। जी हाँ, अब मैं इस वीडियो का 5वां प्रश्न पढ़ता हूं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। जी हाँ, हमारा 5वां प्रश्न है, भाग्य रेखा कहानी कहाँ की कहानी है तथा इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं, वे कौन कौन हैं, उनका सामान्य परिचय दीजिए। जी हाँ, यदि आपने इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा होगा तो आपने अवश्य देखा होगा कि इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं। जी हाँ, चलिए मैं उत्तर बतला देता हूं। भाग्य रेखा भीष्म साहनी जी की एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। यह कहानी दरअसल दिल्ली के कनॉट सर्कस बाग की एक दिन की घटना पर आधारित कहानी है, जहां दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है और शाम के समय रसिक तथा बेरोजगार लोग समय बिताने के लिए आ बैठते हैं। यह कहानी वहीं की कहानी है। इस कहानी में कुल 3 पात्र हैं, जिसमें एक लेखक स्वयं है, दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति है जो लगभग 40-45 वर्ष का एक कुरूप सा व्यक्ति है, वह एक मजदूर है। यही नहीं, वह एक दमे का भी रोगी व्यक्ति है। और तीसरा पात्र इस कहानी में एक ज्योतिषी है जो लगभग 20-22 वर्ष का एक युवक है। यही नहीं, इस कहानी में एक और पात्र है। यदि आपने इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तथा समझने का प्रयास किया होगा तो आपने एक और पात्र को देखा होगा। जी हाँ, वह कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तो एक जुलूस है। जी हाँ, जुलूस इस कहानी का एक प्रतीक पात्र है, जो मनुष्य न होकर एक प्रतीक पात्र है और वह जुलूस है। जी हाँ, जुलूस को भी इस कहानी का एक प्रतीक पात्र माना जा सकता है, कारण जुलूस के कारण ही इस कहानी में हलचल मचती है। ये तीनों पात्र यहीं बैठकर बातचीत करते हैं। लेखक भी वहीं बैठा हुआ रहता है और वृद्ध यजमान ज्योतिषी को अपना किस्मत दिखलाता है। वह जानना चाहता है कि उसकी किस्मत कैसी है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर इस कहानी में जिन प्रश्नों की आलोचना हुई है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। साथ ही साथ प्रश्नों का उत्तर भी अच्छी तरह से जान लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।